सर एक डाउट था। हाँ बोलिए। हाँ बोलो बोलो। सर जैसे मान लो हम फिजिक्स के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो जो हमारे डाउट्स होंगे उसे आप क्लियर कर देंगे? हाँ कोशिश करेंगे जरूर, भी आप भेजते रहिए। ठीक है। किस प्लेटफॉर्म पर? व्हाट्सएप पर? व्हाट्सएप पे भेज दो, 1 to 1 की चीज है वो। ठीक है। ठीक है सर, आप रिप्लाई करना, हम भेजेंगे। ठीक ठीक। ठीक है सर, अब अनम्यूट करती हूँ। ठीक है बेटा, म्यूट कर दो। सॉरी, म्यूट करती हूँ। चलो अब हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं, जिधर से बात हमारी चल रही थी वहीं पे मैं आता हूँ लौट के। कल हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे रूब्रिक्स पे, ये कर रहे थे ना। तो रूब्रिक्स के बारे में देखा था, ये क्या है। रूब्रिक्स जनरली हम क्या करते हैं, न तो मार्क्स अवार्ड करते न ग्रेड अवार्ड करते, बल्कि हम क्या करते हैं, कई सिचुएशन में मार्क्स और ग्रेड अवार्ड ना करके उनको किसी पर्टिकुलर सेंटेंस से, इफेक्टिव सेंटेंस से उस चीज को मेंशन करते हैं, एंड दैट थिंग इज मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ ग्रेड एंड मार्क्स। तो इसके बारे में हमने देखा था। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज गोल ऑफ रूब्रिक्स। तो एमस्टीन Amstein and his team in 2006, while designing the assessment for mathematics, defined the goal of rubric as the purpose of rubric is not only to evaluate but also to help students increase their level of performance by outlining a vision of success. तो जो रूब्रिक्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं करते कि भी जो है बच्चे को एक मार्क्स या ग्रेड का एक अल्टरनेट प्रोवाइड करना है, सिर्फ इतना ही उसका पर्पज नहीं है। उसका पर्पज उससे कहीं बड़ा है, और वो पर्पज क्या है, बच्चे को एक फीडबैक देना, उसके एम्प्लॉयर, उसके पेरेंट्स, उसके बाकी जो एजुकेशन के पार्टनर हैं जिनसे उसके एजुकेशन को बेनिफिट मिलना है, वो सब उसके बारे में जान पाए। ऐसा उद्देश्य उन्होंने निर्धारित किया है रूब्रिक्स का। टाइप्स ऑफ रूब्रिक्स। Rubrics can be of various types, like analytical rubrics, holistic rubrics. So, what is analytical rubrics? Analytical rubrics are generally articulate the level of performance for each criteria, so that teacher can assess student performance on each criteria. First, in analytical rubrics, first of all, criteria are identified. मान लिया हमने 5 क्राइटेरिया आइडेंटिफाई कर लिए कि मुझे इसको एकेडमिक पे एनालिसिस करना है, लिंग्विस्टिक स्किल्स पे करना है, मैथमेटिकल एबिलिटी पे करना, एनालिटिकल एबिलिटी पे करना, कल्चरल एक्टिविटी पे करना, इन 5 एरियाज में मुझे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लासिफाई द ऑब्जेक्टिव्स इनटू वेरियस क्राइटेरियाज and then articulate level of performance in each criteria. Sometimes teachers score separate individual parts of the product or performance first, then sum of individual score to obtain a total score. This was done by Moskal and Nitko in 2001 and 2000 respectively. तो ऐसा इस प्रकार किया जाता है। कई बार रूब्रिक लिखना बड़ा टफ काम होता है, तो हम क्या करते हैं, बच्चे को पहले मार्क्स देते हैं, मार्क्स को ग्रेड में बदल देते हैं, और उन ग्रेड के बेस पे उनके रूब्रिक्स मेंशन कर देते हैं। उनके परफॉर्मेंस रूब्रिक्स जनरली इस तरह मेंशन किए जाते हैं एनालिटिकल रूब्रिक्स में। व्हेन स्कोरिंग विद एनालिटिकल रूब्रिक्स ईच ऑफ द क्राइटेरिया इज स्कोर्ड इंडिविजुअली। ये तो हमें
हमें पता ही है कि जब रूब्रिक्स देने होते हैं तो हर क्राइटेरिया को अलग से रूब्रिक्स देते हैं और उसके लिए हर क्राइटेरिया को अलग से असेस किया जाता है। तो ये कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं, जैसे क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिवनेस को कैसे पॉइंट दिए जा सकते हैं, कॉन्जेंट एंड, जैसे हमने पॉइंट्स में बांट लिया 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट, टीम वर्क को कैसे दे सकते हैं, कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन को कैसे दे सकते हैं। सेकंड टाइप ऑफ रूब्रिक्स इज होलिस्टिक रूब्रिक्स. It requires the teacher to score the overall process or product as a whole without judging the component parts. जैसे जनरली हम जो करते हैं वो ओवरऑल रूब्रिक्स दे देते हैं, होलिस्टिक रूब्रिक्स दे देते हैं, ना कि एनालिटिकल रूब्रिक्स. एनालिटिकल रूब्रिक्स में तो क्या होता है, हर पहले कंपोनेंट आइडेंटिफाई किए जाते हैं स्किल एरिया के बेस पे और उनको हर कंपोनेंट को अलग से असेस करके उसका रूब्रिक दिया जाता है. परंतु हम कई बार ऐसे नहीं करते कि पूरे बच्चे का स्कोर कार्ड बना के नीचे एक सेंटेंस लिख देते हैं कि बच्चा और कर सकता था. एक सेंटेंस ले लेते हैं, बच्चे ने स्पोर्ट्स में ज्यादा ध्यान दिया इसलिए एकेडमिक्स पुअर हो गए. ये एक ओवरऑल असेसमेंट हमने रूब्रिक्स के माध्यम से कर दिया. सच टाइप ऑफ ओवरऑल रूब्रिक्स इज नोन एज होलिस्टिक रूब्रिक्स. Now question, what are the advantage of rubrics to an instructor or a teacher? Instructor भी जब इनसे कर से a teacher. टीचर्स को जो है या इंस्ट्रक्टर जो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है बच्चों को, उसको रूब्रिक्स के क्या फायदे हैं? First benefit is to, or first advantage is the objective and consistency among all the students. रूब्रिक्स जो होते हैं वो सभी स्टूडेंट्स की रेफरेंस ऑब्जेक्टिविटी को बढ़ाते हैं, कंसिस्टेंसी को बढ़ाते हैं. लीड टू इंसाइट कंसर्निंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शन. जो मार्क्स और ग्रेड सिस्टम होता है दैट इज नॉट एन इंसाइटफुल, उसमें इंसाइटनेस नहीं होती. तो रूब्रिक्स जो होते हैं दैट हैव इन डेप्थ एंड इनसाइट एनालिटिक्स ऑफ द स्टूडेंट्स. सो इट हेल्प the instructor or teacher to understand the insightfulness of the students. Clarify criteria in specific terms. जो हम क्राइटेरिया बनाते हैं, खास करके एनालिटिकल रूब्रिक्स के लिए एक पॉइंट बेनिफिट है कि वो क्या करता है कि अलग अलग एरिया को एनालिसिस करके रिपोर्ट कर देता है. डाटा एनालिसिस बिकम इजियर. अगर हम एक पैराग्राफ में एनालिसिस करके रख दें, बच्चे की पूरी परफॉर्मेंस के बेस पे एक पैराग्राफ एनालिसिस कर दें, उसका एक बिहेवियरल एनालिसिस का एक पैराग्राफ लिख दें, तो उसको जो है डाटा एनालिसिस की फॉर्म में फीड करना बड़ा मुश्किल है. रूब्रिक्स में हम कई बार क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज रूब्रिक्स बना देते हैं. जैसे मैथमेटिक्स को किसी बच्चे को हमें असेस करना है तो मैं उसके 10 सेंटेंस बना दूं या 9 सेंटेंस आइडेंटिफाई कर दूं, इन 9 सेंटेंस में बांधना उसकी परफॉर्मेंस को, तो हम 9 में से कोई एक रूब्रिक्स उसको दे देंगे. तो इस तरह से उसके जो स्टैंडर्डाइज रूब्रिक्स है उनके बेस पे डाटा को एनालिसिस करना आसान हो जाता है. सोज एरिया इन नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट. ये तो बड़ा पहले से ही ऑब्जेक्टिव है रूब्रिक्स का कि कौन से एरिया को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है. इट शोज नीड ऑफ दैट इम्प्रूवमेंट, उस एरिया के बारे में बताता है. एस्टैब्लिशेस ग्राउंड रूल टू रिजोल्व पोटेंशियल एकेडमिक डिस्प्यूट. बिल्कुल व्यवहारिक तौर पे हमें बताता है कि एकेडमिक बातों पे ध्यान देने के लिए एकदम थंब रूल, ग्राउंड रूल या ये कह सकते हैं कि एसेंशियल रूल क्या है उसके बारे में ये बात कर सकते हैं. इससे हेल्प डिफाइन क्वालिटी. देखिए क्वालिटी जो है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में और क्वालिटेटिव मेजरमेंट के बार बार बात करते हैं. जो क्वालिटेटिव मेजरमेंट है वो टफ है बजाय कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के, क्योंकि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में मेजरमेंट के क्राइटेरिया भी होते हैं, मेजरमेंट के टूल्स भी होते हैं, सेट यूनिट्स भी होती हैं. परंतु क्वालिटेटिव मेजरमेंट इज वेरी ब्रॉड टर्म and the rubrics help to define the quality in terms of qualitative measurement rubrics. दूसरा क्या होता है, बच्चों से टीचर की क्या एक्सपेक्टेशन है, those expectations become clear.
Student can better judge and revise their own work and assist their peers. स्टूडेंट जो होते हैं एक दूसरे से रेफरेंसिव या कंपैरेटिव रूब्रिक्स देख के वो एक दूसरे अपने पीयर्स को मदद भी कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट में, और खुद की भी पीयर्स की तुलना में इम्प्रूवमेंट में जो है गोल डिसाइड कर सकते हैं. इट इज एन व्हीकल फॉर स्टूडेंट्स फीडबैक, promote students या top faculty. तो ये हमें एक व्हीकल प्रोवाइड करता है फीडबैक लेने का. खास करके हम बहुत बार ऐसा तो कर लेते हैं कि टीचर जो होता है वो तो बच्चों का फीडबैक ले लेता है, टीचर नहीं लेता, स्कूल मैनेजमेंट बच्चों से फीडबैक ले लेती है कि आपका टीचर कैसा पढ़ा रहा है, पर टीचर बच्चों के बारे में क्या सोचता है, ऐसा फीडबैक बच्चों को बड़ा रेयर मिल पाता है. यदि मैं टीचर हूं और आप टॉट हैं, तो मैं आप मेरे बारे में क्या सोचते हो ये तो मैं कई बार आपसे पूछ भी लेता हूं, क्योंकि जो है हमारे यहाँ पे बातें कहने का तो ऑप्शन है, टीचर बोल देता वो स्केल हो जाता सब पे, पर बच्चा कहता है उसकी सुनवाई कम होती है, जबकि बच्चा सेंट्रल पॉइंट है प्रोसेस का. तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं मैं आपसे पूछ लेता हूँ, या अपने कॉलेज के मैनेजमेंट पूछ ले, या कोई दूसरा टीचर पूछ ले, या कुछ कॉलेज में क्या होता है फीडबैक फॉर्म का प्रोविजन होता है, कई में ऑनलाइन फीडबैक का प्रोविजन होता है, तो वो सब चीजें जो है आ जाती है. परंतु जो है यदि हम इसको देखें अपना जो है आपके बारे में मैं क्या सोचता हूं, ऐसा फीडबैक शायद ही आपको कभी मिल पाए. हो सकता है किसी एक बच्चे के बारे में मेरी प्रिजुडिस हो कि ये बहुत इंटेलिजेंट है या बहुत ही पुअर है, किसी बच्चे को मैं बड़ा नोटी या शरारती मानता हूँ, उस बच्चे को पता ही नहीं चल पाए वो वास्तव में जो ऐसी कोई हरकत भी नहीं करता, पर मेरे माइंड में फीड हो गया. तो ये मेरा फीडबैक बच्चे तक कैसे जाए, ये फीडबैक का एक सबसे बेहतरीन तरीका होता है, यानी कि व्हाट द टीचर थिंक अबाउट स्टूडेंट्स, इट कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू द rubrics given in their scorecard. तो ये था हमारा असेसमेंट के बारे में, जो है किस तरह से कर. नाउ टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट. अभी तक मेथड ऑफ असेसमेंट के बारे में हमने बात की. देयर कैन बी वेरियस टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट सच एज पीयर असेसमेंट एंड टीचर असेसमेंट. देखिए क्लास में जब असेसमेंट होता है तो हम टीचर्स असेसमेंट तो बहुत पहले से करते आए हैं, इसीलिए मैंने जो है फर्स्ट प्रायोरिटी टीचर पीयर असेसमेंट को इसलिए रखी है क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, परंतु इस पे कभी डिस्कशन ज्यादा नहीं हुआ है. ऐसा तो हम बहुत बार करते हैं कि हमेशा ही करते हैं कि टीचर बच्चे को असेस करके उसके स्कोर्स को, उसके रूब्रिक्स को, उसके ग्रेड्स को, यानी कि उसके रिजल्ट्स को डिस्प्ले करे, व्हाट एवर द मेथड यूज फॉर असेसिंग देयर और व्हाट एवर बी द मेथड यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट. बट द peer assessment, which is a very effective component, it's almost have not been tried in many of the schools across the country. मैं एक बीच में बात याद आ रही है, जैसे एक टर्म होती है जिग्सा कोऑपरेटिव लर्निंग. जिग्सा कोऑपरेटिव लर्निंग जो है दैट वाज कंसेप्ट गिवन बाय जिग्सा. आप गूगल करोगे तो ये भी आपको मिल जाएगा. जिग्सा कोऑपरेटिव लर्निंग में जो प्रोफाउंडर ऑफ दैट थ्योरी है वो ये कहता है कि देयर इज ऑलमोस्ट नो नीड ऑफ टीचर. उसने क्या किया कि टीचर की जरूरत इतनी ही है कि जैसे मुझे आपको असेसमेंट मेथड्स पढ़ाने हैं, तो टीचर क्या करे कि एक बच्चे को काम दे दे कि एक असेसमेंट मेथड को पूरा एक्सप्लोर करके लाए, दूसरे बच्चे को काम दे दे दूसरा, यानी कि टीचर का काम इतना है कि वो असेसमेंट मेथड्स की लिस्ट बना के और सब बच्चों को अलग अलग दे दे.
एक बच्चा जो है एक असेसमेंट को अच्छी तरह तैयार करके आए, दूसरा दूसरे असेसमेंट मेथड को, तीसरा तीसरे को, और वो आके नॉलेज शेयर करे, अपने अपने प्रेजेंटेशन करे। तो उनके रिजल्ट से दिखाते हैं कि इस तरह से करने से जो टीचर्स टीचिंग करता है उसकी बजाय बेहतरीन टीचिंग हो पाती है, यानी कि बच्चों के जो रिजल्ट्स है वो उसमें ज्यादा बेहतरीन रहते हैं। तो इस वो ये कहता है कि सच टाइप ऑफ पीयर लर्निंग गिव बेटर रिजल्ट्स, ऐसा दीक्षा ने कहा है। तो हम पीयर असेसमेंट के कुछ बात तरीकों के बारे में, बात टेक्निक के बारे में बात करते हैं। पहला टेक्निक है स्टूडेंट कंपोज क्वेश्चंस। हम क्लास में टीचर्स क्वेश्चन देता है, बच्चे क्वेश्चन कर लाते हैं। कई बार स्कूल टाइम में ऐसा होता है कि वही बच्चा टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और वही टीचर ट्यूशन पे पढ़ा रहा है। बच्चा उस टीचर के पास ट्यूशन पे जाता है, टीचर का एटीट्यूड होता है क्वेश्चन देने का, और वो क्वेश्चन दे देता है और बच्चा अच्छा कर लेता है। तो ट्यूशन वाला बच्चा ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म कर जाता है बजाय कि बाकी बच्चों के। या फिर टीचर जिस बुक से क्वेश्चन देता है, कोई बच्चा उसी बुक को यूज कर रहा है, कोई बच्चा दूसरी बुक को यूज कर रहा है। ड्यू टू सिमिलरिटी इन बुक्स, टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक यूज बाय टीचर or the source of questions used by teacher as well as a particular student, that student would be able to score better marks or better grade than the students who is using different टेक्स्ट बुक्स और रेफरेंस मटेरियल। तो ऐसे में जो सबसे बेहतरीन तरीका आता है वो क्या आता है? हाँ बोलिए। स्टूडेंट कंपोज क्वेश्चंस का हम क्लास में ऐसे कर दें कि एक बच्चा क्वेश्चन कंपोज करेगा, सब बच्चों से कहें कि क्वेश्चन कंपोज कीजिए 10-10 क्वेश्चन। ये आज के लिए मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा। कल आप असेसमेंट सीसी पे, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पे सभी 2-2 क्वेश्चन ड्राफ्ट करके लाएंगे। Everybody will draft 2 questions on continuous and comprehensive. Are you listening me? Yes sir. हाँ, आप सभी 2-2 क्वेश्चन अपने अपने अलग होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। कोई ऑब्जेक्टिव बना के ला रहा है, कोई सब्जेक्टिव बना के ला रहा है, कोई डिस्क्रिप्टिव बना के ला रहा है, सभी बना के लाएंगे और वो क्वेश्चंस हम एक दूसरे को देंगे। किसी को दे सकते हैं, वो मैं डिसाइड करूंगा जिग से। सभी क्वेश्चंस को एक नंबर दे देंगे और वो नंबर के अकॉर्डिंग सभी स्टूडेंट्स को एक नंबर दे देंगे। किस स्टूडेंट्स को कौन से नंबर का क्वेश्चन मिलेगा वो हम करेंगे। तो उससे क्या होता है कि जो टीचर्स की नॉलेज है उसी में क्वेश्चन बाउंड नहीं रहेगा, उस लिमिट से वो बाहर निकल पाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स अपना क्विज बनाते हैं और वो एक दूसरे से पूछते हैं, जंबल्स बनाते हैं और चीजें बनाते हैं। अनदर इज अंताक्षरी, खास करके लैंग्वेज में, मैथ के फॉर्मूला रटने में, जनरल नॉलेज में, ये बड़े अंताक्षरी के तरीके बड़े अच्छे होते हैं कि एक के बाद दूसरा जवाब देगा और वो कंपैरेटिवली म्यूट है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। थिंक पेयर एंड शेयर, ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस आजकल चल रही है। थिंक पेयर एंड शेयर, आप अपना आइडिया लीजिए और आप रैंडमली किसी के साथ पेयर कीजिए और उस आइडिया को डिस्कस करिए। ठीक है। इसी तरह से दूसरा बच्चा अपना आइडिया को दूसरे बच्चे से, तो ऐसे 2-2 के ग्रुप में आइडिया आएगा, 2 से 4-4 के ग्रुप में आइडिया आएगा और ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप होता है। ये बातें नहीं का अनम्यूट है, वो म्यूट कर दें। आफ्टर दैट रीड राइट पेयर शेयर, हम कुछ चीजें लिखे, अपना एक पार्टनर बनाए, पेयर बनाए पेयर में से और उसके साथ शेयर करें। वो हो सकता है जिससे हम शेयर कर रहे हैं वो अम्यूट से शेयर ना करें, वो किसी तीसरे से शेयर करें। तो इस तरह से जो नॉलेज शेयरिंग की प्रोसेस है वो चल सकती है और इसके बेस पे असेसमेंट किया जा सकता है। टीचर्स असेसमेंट, टीचर्स असेसमेंट के बारे में बहुत सारा डिस्कशन पहले भी हो चुका है और भी हो सकता है। क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्वेशन, क्लासरूम टेस्ट, डिस्कशन,
प्रेजेंटेशन, ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिनमें मार्किंग पीपल ग्रुप, सोक्रेटिक सेमिनार, जर्नल रिफ्लेक्शन, पोर्टफोलियो असेसमेंट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इसमें से क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्वेशंस, क्लासरूम टेस्ट, इन पे ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा। क्वेश्चनिंग मीन ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऑब्जर्वेशन मीन टीचर ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स इन द क्लास as well as outside the class, within the schools or near to the schools in the environment. Classroom test, it is also much discussed and every one of you have gone through it. Discussion, presentation, इन सब के बारे में जल्दी सी बातें नहीं करूंगा। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, मार्किंग पीपल ग्रुप, हम क्या करते हैं कि आपने जो टेस्ट दिया, वो टेस्ट हम जनरली क्या करते हैं कि मैं उसको इवेलुएट कर देता हूं, आपको मैं आपका स्कोर बता देता हूं, और वो स्कोर बताने का तरीका जो है दैट इज बायस्ड विद माय प्रेजुडिस। मैं आपके बारे, उस क्वेश्चन के बारे में मुझे कितना आता है उतने दायरे तक ही सीमित है। हमारे यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि एक ही क्वेश्चन को 3 टीचर जो है असेस करें, या 4 टीचर असेस करें, या 2 टीचर असेस करें, और उनका एवरेज स्कोर जो है हम बच्चों को अवार्ड करें। ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं, जबकि ऐसा प्रोविजन होना चाहिए। तो हम क्या कर, इसमें मार्किंग पीपल्स ग्रुप में क्या होता है कि एक ही पेपर को, जो एक ही अवार्ड, जो आंसर शीट को कई लोगों के बीच में रखा जाता है, और वो पीपल ग्रुप उसको अवार्ड करता है, एंड एवरेज स्कोर इज यूज्ड फॉर ग्रेडिंग और टू मेकिंग द रुब्रिक। Another is Socratic seminars. Socratic seminars, the concept of this seminar, such type of seminar was given by Socrates, a great Greek philosopher. आप इनके बारे में जानते भी होंगे कि सुकरात ने इस तरह का एक कंसेप्ट किया था। तो उनका मानना था कि बच्चा क्वेश्चन पूछने से ज्यादा लर्न करता है, यानी कि बच्चे की क्यूरियोसिटी जितनी ज्यादा रहेगी उतना ही ज्यादा लर्न करता है। तो बेसिकली सोक्रेटिक सेमिनार is a group activity to increase the curiosity among the students. Students are motivated to ask more and more questions, and teacher being as a facilitator never provide answer to such questions, rather provide a source where the students can find the answer. Journal reflections, बच्चों से रिपोर्ट राइटिंग या जर्नल राइटिंग करते हैं, और उस जर्नल्स को या रिपोर्ट को या डायरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो है उसके बिहेवियर के बारे में इन-डेप्थ एनालिसिस का काफी अच्छा तरीका है। पोर्टफोलियो असेसमेंट, स्टूडेंट्स का पोर्टफोलियो जनरेट करते हैं और उसके बेस पे उसका असेसमेंट करते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ये आप जानते हो बच्चे के पुराने रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं और उनके बेस पे उनको असेस किया जाता है। ठीक है, ये कुछ तरीके थे। टेस्टिंग इन द कॉग्निटिव जोन, जब बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल टेस्ट करते हैं, कॉग्निटिव लेवल टेस्ट करते हैं, तो हम उसमें कोई जो कौन कौन से तरीके अपनाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। वन इज एप्टीट्यूड टेस्ट वर्सेस अचीवमेंट टेस्ट। बहुत से बच्चे, बहुत से प्यूपिल टीचर्स इन दोनों को एक ही तरीके का टेस्ट मानते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट, बट दे आर टोटली डिफरेंट, एज वो दोनों लेने के तरीके में भी अलग है, और दोनों जो है उनके उद्देश्य भी अलग अलग है। एप्टीट्यूड टेस्ट से जनरली ये पता चलता है कि बच्चे का एप्टीट्यूड कितना है, यानी कि उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो एप्टीट्यूड टेस्ट इन्फॉर्म व्हाट स्टूडेंट वुड लर्न, वो कितना लर्न कर सकता है, एंड अचीवमेंट टेस्ट व्हाट ही हैव एक्चुअली लर्न, व्हाट एक्चुअली ही हैव लर्न, दैट इज कम थ्रू अचीवमेंट टेस्ट। और एप्टीट्यूड ये बताता है कि उसका मैथ में एप्टीट्यूड कितना है। देखिए, मैंने मैथमेटिक्स में एप्टीट्यूड टेस्ट किया, तो इसका मतलब बच्चे का मैथ के प्रति इंटरेस्ट कितना है और वो कितना लर्न कर सकता है मैथ को। और दूसरा अचीवमेंट टेस्ट है,
बच्चे ने कितना लर्न किया, यानी कि कितना इंटरेस्ट लिया। हो सकता है एक बच्चा हमेशा मैथ में अच्छा स्कोर करता हो और पर्टिकुलर टाइम में उसका जो है एप्टीट्यूड तो उसका एक दिन में डाउन नहीं आता और न एक दिन में बनता। अचीवमेंट एक दिन अगर वो तैयारी ना करे तो डाउन आ सकती है और अप हो सकती है। तो बच्चे का एप्टीट्यूड बढ़ाने पे हमें ज्यादा ध्यान देना होता है, so that his interest and ability both improve. पर्सनैलिटी टेस्ट, ये जनरली साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। बहुत से स्टैंडर्ड टेस्ट आपने अलग अलग टाइम पे पढ़े भी होंगे, चाइल्डहुड डेवलपमेंट एक्सेट्रा में। तो ये जो टेस्ट है ये बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटी के बारे में बताने में काम करते हैं। इंटरेस्ट इन्वेंटरीज, बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरेस्ट के बेस पे ही उसको आगे क्या तैयार करना वो डिसाइड किया जाता है। उसको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये इस तरह से किया जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि बच्चे की इंटरेस्ट इन्वेंटरी बना ली जाए और हर बच्चे की एक पेज उस इन्वेंटरी में हो और बच्चा जो जो इंटरेस्ट शो करता है उस इंटरेस्ट को एक ग्रेड के फॉर्म में या रूब्रिक के फॉर्म में वहां मेंशन कर दिया जाए। नेक्स्ट इज रेफरेंस टेस्ट। रेफरेंस टेस्ट हम जनरली बड़े कम लेते हैं। रेफरेंस टेस्ट को ऐसे रखा जाता है कि एक बेंचमार्क स्टूडेंट डिसाइड कर दिया जाता है कि विद्यार्थी जो है एक जैसे मैं तुम्हारे जो है क्वेश्चंस का एक्सपोर्ट लेवल डिसाइड कर लूं और उसके बेस पे टेस्ट लूं और फिर मैं देख लूं कि विद्यार्थी जो एवरेज इस लेवल का टेस्ट तो कर पाते हैं, उस टेस्ट से ऊपर के लेवल पे रेफरेंस करें और उस टेस्ट के स्कोर को 0 मान के और रेफरेंसिंग करें। यानी कि एक एवरेज को या किसी एक बच्चे के स्कोर को रेफरेंस मान के बाकी बच्चों को टेस्ट करना, दैट इज रेफरेंस टेस्ट। और परसेंटाइल जो सिस्टम होता है वो एक एग्जांपल है रेफरेंस टेस्ट का। वहां पे यदि आपने 100 नंबर का टेस्ट दिया और टॉप मोस्ट बच्चे ने 85 स्कोर किया तो 85 टेकन एज ए 99.99 यानी कि 100 लिया जाएगा और फिर क्या किया जाएगा, बाकी बच्चों के जो स्कोर्स है उसके साथ रिलेटिवली एनालाइज किए जाएंगे। तो इस तरह का जो टेस्टिंग है कोऑर्डिनेटिव जोन में वो रेफरेंस टेस्टिंग कहलाती है। तो इन जो कोऑर्डिनेटिव डोमेन में टेस्टिंग करते हैं ये कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, क्यों हमारे लिए जरूरी है। इस तरह से कोऑर्डिनेटिव जोन में टेस्टिंग करने से जो लोकस ऑफ स्टूडेंट कंट्रोल है दैट शिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लेफ्ट साइड जो है इंटरनल लोकस है और राइट साइड एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है। जैसे पुअर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में हम कह सकते हैं पुअर परफॉर्मेंस इन टेस्ट, तो हमने कहा कि हाँ मेरे से गलती हुई है, मुझे आगे और अच्छा पढ़ना चाहिए। गुड परफॉर्मेंस तो मुझे मोटिवेट होना चाहिए, यस आई नो एवरीथिंग। और आपका जो है एक्सटर्नल लोकस में क्या होगा, पुअर परफॉर्मेंस इन टेस्ट, अरे क्वेश्चन पेपर ही पता नहीं कहां से सेट कर दिया, सर ने तो ये बताया ही नहीं था, या फिर क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दिए ही नहीं, उस टॉपिक्स के सारे क्वेश्चन दे दिए। तो सच टाइप ऑफ एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल व्हाइल इन पुअर परफॉर्मेंस ऑफ टेस्ट may lead to negative attitude of the child. Good performance, I was lucky enough. You will not say that I have told hard, I was lucky enough, I have gone through the I have attempted the questions or I have learned the questions which were asked in the exam. So ये जो locus of control है, this must be student shift within the students, not outside the students. So this cognitive test generally helps to shift this locus of control in child. After that we come to the techniques of assessment. Method देखा, सबसे पहले हमने कल जो किया वो मेथड ऑफ असेसमेंट किया, उसके बाद टेक्निक्स पे किया।
टेक्निक्स को और आगे बढ़ाएं तो कुछ टेक्निक्स के बारे में हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्निक ऑफ असेसमेंट इज ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत से तरीकों से हो सकती है, मे बी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, मे बी इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, मे बी पीयर ऑब्जर्वेशन, मे बी टीचर्स ऑब्जर्वेशन, मे बी स्कूल मैनेजमेंट ऑब्जर्वेशन, any type of observation, group observation or individual observation. There can be various types of observation, and all observations help in making a perception about child within the teacher, to know about the child by the teacher. And advantages of observation include observation may sometimes be of only assessment method possible. There can be no plagiarism. ये प्लेगरिज्म जो वर्ड है, प्लेगरिज्म, ये बड़ा आपके लिए नया होगा। जनरली हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं किसी कंसेप्ट की या कॉपी कर लेते हैं किसी के मटेरियल की, तो दैट इज नोन एज प्लेगरिज्म। तो ये जो ऑब्जर्वेशन मेथड है उसमें बच्चे का जो है कॉपीड बिहेवियर हमारे सामने नहीं आता, ओरिजिनल बिहेवियर आता। इट इज अ ग्रेट वे टू असेस प्रैक्टिकल स्किल्स। प्रैक्टिकल स्किल्स को ऑब्जर्वेशन से ज्यादा बेहतरीन किया जा सकता है बजाय कि रिटन टेस्ट के। और इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं, आपके सामने रखे हैं। टाइम कंज्यूमिंग है, कई बार क्या होता है प्रिजुडिस बन जाती है, फुल असेसमेंट नहीं होता, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, इमीडिएट फीडबैक नहीं मिल पाता, ऑब्जेक्टिविटी की कमी रहती है, नहीं कई बार सब्जेक्टिव हो जाता है, ऑब्जेक्टिविटी की कमी रहती है, तो ऐसा होता है। दूसरा, ऑब्जर्वेशन के बाद दूसरी जो टेक्निक है वो क्या है, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट आर द एक्सटेंसिव वैल्यू ऑफ द स्टूडेंट ओवरऑल लर्निंग असेसमेंट विद द एडिशन ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग टू द करिकुलम। प्रोजेक्ट हेल्प टू मेक कंसेप्ट रिलेटेड फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट आर द अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज एंड मेजर द हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। यानी कि प्रोजेक्ट जो मेथड है that is best to invoke the higher order thinking skills, whatever with the critical thinking or whatever with the positive thinking or whatever with the general thinking skill, सब तरह की thinking skills को वो बढ़ाता है। प्रोजेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग प्रिंसिपल। प्रोजेक्ट मेथड में यूटिलिटी, रेडीनेस, डूइंग, सोशलाइजेशन, टीम, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड। तो प्रोजेक्ट में को जो है एक ऐसे, देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि प्रोजेक्ट अकेला ही ऐसा कंपोनेंट है जो सब कुछ कर देगा, पर हाँ इतना जरूर है कि जो प्रोजेक्ट मेथड है वो क्या करेगा कि आपकी एसेंशियल कंपोनेंट है असेसमेंट का, बिना इसके जो है असेसमेंट संभव नहीं है। इसके बहुत सारे एडवांटेज